उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारा 15वां सेशन है, 15 सेशन है हमारी जो फुल स्टैक की जो बैच चल रही है उसका, जिसपे हम सीएसएस के बेसिक्स देखने वाले हैं। पार्ट 2। सीएसएस के लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स देखे थे, आज फर्दर और बेसिक्स देखेंगे, क्योंकि जितनी आपकी बेस स्ट्रांग होगी उतना आप उस फील्ड में, उस चीज में अच्छा हो पाओगे। ठीक है, तो हमें अपनी बेस पे ज्यादा फोकस करना है। तो इंशाल्लाह आगे की चीजें, जो एडवांस चीजें आपको वो चुटकियों में समझ में आने लगेंगी जब आपका बेस अच्छा अच्छा होगा। तो ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों के पास स्क्रीन आ रही है या नहीं। अच्छा, मुझे कंफर्म कीजिए आप लोगों के पास स्क्रीन आ रही है। जी सर, आ रही है। यस सर, आ रही। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स जो आप देख रहे हो, 11 टॉपिक्स। आप बोलोगे सर इतने सारे टॉपिक्स, हाँ भाई इतने सारे। उसकी वजह यह है कि हमें सीएसएस को सारा टाइम सीएसएस को नहीं देना है, हमें आगे और भी टेक्नोलॉजी सीखनी है, क्योंकि मन का हमारा कोर्सेज में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हमें सीखनी है। और दूसरी बात, सीएसएस को कोई भी मास्टर नहीं कर सकता है। ठीक है, सीएसएस पे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है। आपको सीएसएस, आपको डिजाइनर नहीं बनना है, आपको डेवलपर बनना है। आपको कोडिंग पे, जावास्क्रिप्ट पे ज्यादा फोकस करना है। सीएसएस क्या है, आपको एड ऑन करेगी, आप जो है अपने डिजाइन को खूबसूरती दे पाओगे। तो कंप्लीट सीएसएस सीखने की जरूरत नहीं है, उतना सीखेंगे हम जितनी जरूरत है, क्योंकि सीएसएस आप देखोगे बहुत बड़ा समुंदर है। ठीक हो गया, चलो शुरू करते हैं। तो सीएसएस लेक्चर 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस, सेलेक्टर्स, कमेंट्स एंड बैकग्राउंड, के कमेंट कैसे लगाए जाते हैं, सिलेक्टर क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। और बैकग्राउंड की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि बैकग्राउंड, एक तो बैकग्राउंड की एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी क्या होती है, उस वो भी सवाल होगा आपका। मैं हर चीज आपको समझाऊंगा, इतनी इजी तरीके से समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो घबराने की, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि कौन सी चीज यूज करनी चाहिए जो सबसे बेस्ट हो हमारे प्रोग्राम के लिए। जैसे कि सेलेक्टर्स की बात अगर करूं मैं, यहाँ आप देख रहे हो कि इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनमें से तीनों में से कौन सी बेस्ट टेक्निक है सीएसएस को ऐड करनी है अपने अपने फाइल के अंदर, अपनी एचटीएमएल के अंदर। तो वो बेस्ट प्रैक्टिस की कैटेगरी में आती है। बेस्ट प्रैक्टिस ये होगा कि हमारी हमारी जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी कोड की। ठीक है, रीडेबिलिटी अच्छी होगी, मतलब कोई भी कोड को पढ़ेगा तो उसको कोड अच्छे से समझ में आएगा, कोड में लिखा क्या हुआ, रीडेबिलिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो उससे मतलब व्यू पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर रीडेबिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और जितना ज्यादा कोड होगा उतना मतलब लोडिंग पे भी टाइम लगता है, तो लोडिंग को, टाइम को भी कम करना है, तो वो सारी बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी है वो हम देखेंगे। सेलेक्टर्स की कितने टाइप्स हैं, और कमेंट्स, दो तरीके के कमेंट्स होते हैं सीएसएस में, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। कैसे लगाया जाता है कमेंट का, आप सबको पता है, कमेंट का कोई बताए मुझे, कमेंट क्या चीज है, व्हाट इज कमेंट। सर हनीफ, जी जी हनीफ बोले। आप बोल दिया करें, हैंड रेस नहीं करे, बोल दिया करें, ठीक है। सर कमेंट मतलब वो होता है जो हम चाहते हैं कि ब्राउज़र उसको ना पढ़े, वो हम कोड कमेंट कर देते हैं। जबरदस्त, वो क्यों यूज करते हैं कमेंट्स, ये कौन बताएगा। ब्राउजर तो उसको नहीं पढ़ता है, ठीक है। सर जी, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि वहां पर हो क्या रहा है। हाँ, डेवलपर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, जबरदस्त। ऐसे आंसर दिया करो, ठीक है। इस पे आपका ही भला है, इंशाल्लाह आपकी कॉन्सेप्ट और से अच्छे हो जाए, होते जाएंगे। कहते हैं ना, जितना इस चीज को रिपीट करते जाओगे वो चीज आपके माइंड में रच बस जाएगी। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे ये सवाल पूछता रहता हूँ, जो हमारी पुरानी क्लासेस में हो चुके हैं। ठीक है, तो अब शुरू करता हूँ मैं। मैंने कुछ स्लाइड्स भी आप लोगों के लिए रखी हुई हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इस स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है। अंडरस्टैंडिंग द सीएसएस सिंटेक्स, हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, फिर अभी रिपीट करते हैं इसको। तो सीएसएस में हम यूज करते हैं रूल्स। ठीक है, अब आप रूल से समझोगे यार, जो कंट्री के रूल्स होते हैं कि भाई इसको फॉलो नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर भी वही सीन है, सीएसएस में भी वही सीन है कि अगर आपको जो है सीएसएस के साथ काम करना है तो उसके सिंटेक्स को समझना पड़ेगा, उसके रूल्स को समझना पड़ेगा। तो रूल किससे मिलके बना हुआ है, रूल मिलके बना हुआ है सेलेक्टर से। सेलेक्टर का क्या मतलब है कि किस एलिमेंट को पकड़ के हमें उसकी उस पर स्टाइलिंग करनी है, मतलब कौन से एलिमेंट पे हमें स्टाइलिंग करनी है, लाजमी बात है। आप जब जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में ब्यूटी पार्लर की आप लोगों को एग्जांपल दी थी, कि वहां पर अगर कोई लड़की अपने आप पर मेकअप करानी चाहती है,
कोई भी लड़की अपने ऊपर मेकअप करानी चाहती तो सबसे पहले वो ब्यूटी पार्लर पे जाएगी। ब्यूटी पार्लर के पास वो चेयर होगी, वहां पर वो बैठेगी। तो जो ब्यूटिशियन क्या होती है, वो लड़की को जो जो है कुर्सी पे बैठाती है। तो ऐसा समझे कि सीएसएस जो है ना, वो भी ऐसे ही करती है। वो सेलेक्ट करती है एचटीएमएल के एलिमेंट्स को कि किसको मुझे रंग रोगन करना है, किसका मुझे मेकअप करना है, वो सीएसएस को हमें बताना पड़ता है। तो वो सेलेक्टर बताता है, ठीक है। ये सेलेक्टर जो आपके सामने है, जैसे कि H1 टैग लिखा हुआ है, तो ये मतलब जितने भी पेज के अंदर H1 एलिमेंट्स होंगे, जितने भी H1 होंगे, सबको क्या कर देगा, कलर रेड कर देगा उसको। मतलब ये डिक्लेरेशन आप बता रहे हो उसकी, मतलब क्या करना चाह रहे हो उसके साथ। तो हमने बताया उसको कि भाई उसका जो टेक्स्ट कलर, ये कलर की जो प्रॉपर्टी है ना, कलर की जो प्रॉपर्टी वो बताती है कि भाई आपको क्या करना है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई उसका टेक्स्ट कलर, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना, मैंने इसको बताया कि भाई टेक्स्ट कलर जो है उसका वो रेड कर दो, ठीक है। इसका सिंटेक्स तो आपको पता ही, लास्ट क्लास में भी हम देख चुके हैं कि भाई यहाँ प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, कॉलन का साइन लगाते हैं और फिर यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कलर की प्रॉपर्टी यूज करते हो तो होता ये है कि वो टेक्स्ट कलर जो, जैसे कि ये टेक्स्ट कलर आपको दिख रहा है यहाँ पर, डिक्लेरेशन, ये टेक्स्ट है ना, इसके ऊपर कलर कौन सा लगा हुआ है, इसके ऊपर कलर लगा हुआ है, पिंक कलर लगा हुआ है, ठीक है। और जैसे कि ये वैल्यू लिखा हुआ है, तो वैल्यू के ऊपर कौन सा कलर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है रेड कलर लगा हुआ है। तो ये कैसे लगता है, ये कलर की प्रॉपर्टी से लगता है। कलर की प्रॉपर्टी क्या करती है, टेक्स्ट कलर को सेट करती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये था सिंटेक्स, जो सीएसएस के रूल्स, ठीक है, हमने देखे। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम देखते हैं कि विच इज द बेस्ट वे टू राइट सीएसएस। मतलब कौन सा ऐसा तरीका है जो सबसे बेस्ट है सीएसएस को लिखने का। मतलब एचटीएमएल के अंदर सीएसएस को इंक्लूड करने का बेस्ट तरीका कौन सा है। हमने लास्ट क्लास में कौन कौन से तरीके देखे थे, हमने लास्ट क्लास में कौन कौन से तरीके देखे थे? सर ये तीनों ही देखे थे, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। जी, इनके बारे में बताएं। इनलाइन क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है? सर इनलाइन इनलाइन जो वो होता है, सर इनलाइन जो हम HTML के जो डॉक्यूमेंट होता है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, उसी में जो टैग के अंदर लिखते हैं CSS, कोई भी स्टाइलिंग देते हैं उसको हम इनलाइन कहते हैं। और जो इंटरनल होता है उसमें हम स्टाइल टैग लिखते हैं हेड के अंदर। और एक्सटर्नल हम एक CSS की अलग से फाइल बनाते हैं स्टाइल डॉट CSS के नाम से, उसमें हम सारी स्टाइलिंग वगैरह लिखते हैं। ओके ओके, जबरदस्त हनीफ, बेहतरीन, ऐसे ही रिस्पॉन्स दिया करो। अच्छा, हम क्यों यूज करते हैं, मतलब एक्सटर्नल हम क्यों यूज करते हैं, इंटरनल क्यों नहीं यूज करनी चाहिए, इनलाइन क्यों नहीं यूज करनी चाहिए, ये कौन बताएगा? आप में से कोई भी बता दे। कोड जो है सर वो बार बार नहीं लिखना पड़ता। एक्सटर्नल में जब करते हैं ना तो मल्टीपल फाइल के ऊपर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं HTML की। और इनलाइन का क्या नुकसान है? इनलाइन का सर नुकसान ये है कि सर जी उसको जो है ना वो बार बार हर टैग के साथ लिखना पड़ेगा। जबरदस्त। अजमल, आप बताओ, इनलाइन क्यों नहीं प्रेफर करनी चाहिए? सर मतलब वो हमें हर एक लाइन में मतलब जो टैग है वो उस पे अगर सर एक्चुअली आई वाज मैं क्लास में नहीं सेम था तो इसकी वजह स्टाइल्स से देने थोड़ा हो, सेम स्टाइल्स देने हो, तो ये कि ये प्रेफर नहीं किया जाता है। चले, ठीक यस है, सर ठीक है। जबरदस्त। ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है वो कौन सा है, एक्सटर्नल है। वो क्यों है, वो हम देखते हैं अभी, कि भाई सबसे ज्यादा जो तरीका है वो यही बेस्ट क्यों है, एक्सटर्नली बेस्ट क्यों है, वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर खोल लेता हूँ पीएस कोड को। ठीक है, तो अभी हम देखने चाह रहे हैं कि भाई कौन सा तरीका क्यों बेस्ट नहीं है और सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। ठीक है, ये हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इनलाइन के थ्रू आपको बताऊंगा कि इनलाइन क्या है और इनलाइन हमें क्यों नहीं यूज करना चाहिए, उसका क्या नुकसान है। H1 टेक बनाया मैंने, और यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, कुछ भी लिख दो। ठीक है, मैं इसको खोल लेता हूँ ताकि हम इसका आउटपुट देख सकें। इसको मैंने ओपन कर लिया, तो ये आ गया यहाँ पर।
हेलो वर्ल्ड जो मैंने यहाँ लिखा था। अब मुझे इनलाइन देना है तो इनलाइन क्या करूंगा कि इस ओपनिंग टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है स्टाइल नाम का, वो लगा के इक्वल का साइन जैसे एट्रीब्यूट लगता है। अब इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज बता रहे होते हैं, इसमें आपको ये इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ प्रॉपर्टी का नाम लिख सकते हो, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस की कहां नीड होती है, जब आप इंटरनल लिख रहे होते हो या एक्सटर्नल लिख रहे होते हो, तो यहाँ डायरेक्ट जो है प्रॉपर्टी का नाम लिखो, जैसे कि कलर, जैसे मैंने आपको बताया टेक्स्ट कलर को सेट करेगी ये कलर, इसके बाद कोलन का साइन, ये सिंटेक्स है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कलर की वैल्यू दे दो, कलर की वैल्यू में दे रहा हूँ रेड, ठीक है। और उसके बाद आपको लगाना है ये सेमी कोलन लाजमी लगाना है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज देना चाह रहे हो तो सेमी कोलन नहीं लगाओगे तो होगा क्या, ये आपको एरर देगा, ये लगेगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ एक और प्रॉपर्टी लगा दूं बैकग्राउंड की, मिसाल के तौर पर बैकग्राउंड कलर, तो आप देखोगे वो चलेगी ही नहीं, मुझे यहाँ एरर दे रहा है सेमी कोलन एक्सपेक्टेड, कि भाई यहाँ पर इसको सेमी कोलन लगाओ, ये क्या कर रही है, इन दोनों को अलग कर रही है। वरना अभी क्या हो रहा था कि ये दोनों, ये समझ रहा था कि ये इसके साथ ही ये कलर की वैल्यू है, क्योंकि कलर के साथ ही आ रहा है नहीं ये। अब सेमी कोलन क्या बताता है, सेमी कोलन ये बताता है कि भाई यहाँ पर ये प्रॉपर्टी एंड हो चुकी है, अब ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सेमी कोलन इज मस्ट। अगर कोई लास्ट प्रॉपर्टी है तो वहां मस्ट नहीं है, ठीक है। अगर लास्ट प्रॉपर्टी आपकी जैसे बैकग्राउंड कर रहे हैं, उसके आगे कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो सेमी कोलन नहीं लगाओ तब भी चलता है, ठीक है। सेमी कोलन तब नहीं लगाओ फिर चलता है, ये देखो, देखा, अगर मैं सेमी कोलन लगाऊं भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लास्ट प्रॉपर्टी उसके आगे कुछ है ही नहीं। अगर उसके आगे कुछ दे रहा हूँ, जैसे कि टेक्स्ट अलाइन एक प्रॉपर्टी हमारे पास आती है जो अलाइनमेंट सेट करती है कि कहां पर आपके टेक्स्ट को होना चाहिए, मैंने कर दिया इसको सेंटर। अब ये देखो काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी, देखो सिर्फ ये कलर वाली प्रॉपर्टी काम करेगी, क्योंकि इसके आगे मैंने सेमी कोलन लगा दिया है इस वजह से। और ये बैकग्राउंड वाली इसलिए काम नहीं करे क्योंकि सेमी कोलन लगाना मस्ट है, अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज देख रहे हो तो सेमी कोलन लगाना मस्ट है। अगर लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी कोई तो सेमी कोलन लगाओ या ना लगाओ, ये ऑप्शनल होता है, नहीं लगाओ या लगाओ आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये सिंटेक्स है पूरा, मतलब ग्रामर जैसा नीला फर्स्ट क्लास में देखा था, ठीक है। तो ये कर क्या रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। अब ये देखो इसका आउटपुट अगर दिखाऊं, ये इसने क्या किया, इसको बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू कर दिया, कलर इसका टेक्स्ट कलर इसका रेड कर दिया, उसको सेंटर में लेके आ गया इसके टेक्स्ट को, ठीक है। ये जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी, मैं क्या काम करता हूँ, इन दोनों को यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ ना, ठीक है। तो अभी एक ही प्रॉपर्टी है तो मैं सेमी कोलन लगाने की जरूरत है मुझे, एक ही प्रॉपर्टी है तो सेमी कोलन लगाने की जरूरत है मुझे। हाँ भाई, ना लगाएं सर। अच्छा आवाज में कोई लेग तो नहीं आ रहा ना? नहीं सर ठीक है आवाज आ रही। ठीक है, अगर सेमी कोलन लगाऊं नहीं लगाऊं तो फर्क नहीं पड़ता, अगर मल्टीपल प्रॉपर्टी से तब लगाना आपको मस्ट है। अब इनलाइन जो है वो क्यों नहीं यूज करनी चाहिए, उसकी वजह क्या है कि अगर मैं यहाँ पर H2 लिया तो यहाँ मैंने लिख दिया बाय, अब मुझे इसको भी यही कलर देना है रेड कलर, तो मैं क्या करूंगा, अगर इनलाइन होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाऊंगा, फिर वही कलर टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो ये लगाऊंगा। अब देखो दोनों पे सेम कलर है, फिर आपको यहीं पे समझ में आ रहा होगा कि मसला क्या है। अगर यहाँ पर 100 एलिमेंट होते, मतलब 100 टैग्स होते मेरे पास यहाँ पर, यहाँ तो मैंने 2 बनाए, यहाँ 100 होते तब क्या करते, सब पे स्टाइल लगाते क्या ऐसे करके, स्टाइल कलर रेड कलर रेड। उससे अच्छा ये नहीं है कि आप यहाँ पर स्टाइल का टैग लगाओ, स्टाइल का टैग लगाओ और यहाँ पर जो है इसको मैं H1 कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, ये H1 कर देता हूँ। ये H1 क्यों किया है मैंने वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अलग अलग हो रहा था, मैं अभी आपको टाइप सिलेक्टर के थ्रू बता रहा हूँ। अभी टाइप सिलेक्टर क्या है वो उससे घबराने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, H1 सेलेक्ट किया, ये सेलेक्टर है जो मैंने बताया था उसके रूल में, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टर। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस आप इंटरनल में लिखते हो और यहाँ एक्सटर्नल में लिखते हो, यहाँ आपको कर्ली ब्रेसेस लिखने की जरूरत नहीं है, H1 लगाओगे क्योंकि आप यहाँ पर और भी एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज दे रहे हो, जैसे कि H2 हो गया, तो इन दोनों को अलग करनी, जैसे यहाँ पर सेमीकोलन आपको बता रहा था ना कि ये अलग करती है प्रॉपर्टीज को, ये कर्ली ब्रेसेस क्या करता है, ये बताता है कि भाई इस H1 के जो स्टाइल्स हैं वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। अगर आप इसी ब्लॉक के अंदर लिखोगे, इसी ब्लॉक के अंदर लिखोगे जितने भी, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसको मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। अभी लास्ट प्रॉपर्टी है तो मुझे इस पे सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं यहाँ से सेमीकोलन हटा दूं तो ये देखो सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, तो वही रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया कि सेलेक्टर का नाम लिख दिया और कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, कर्ली ब्रेसेस अगर नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, ये देखो, तो मुझे बोलेगा कि भाई ये देखो
कर्ली ब्रेसेस एक्सपेक्टेड, कि भाई H1 के अब इसको कौन बताया कि H1 के ये H1 के या किसके, ये H1 को बताने के लिए हम क्या करते हैं कि कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं कि ये H1 का पार्ट है, तो ये सिर्फ H1 पे लागू होंगे, H2 पे लागू। अगर मैं यहाँ पर H2 लगाऊं, अगर मैं यहाँ पर H2 लगाऊं, यहाँ टाई लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे H2 में कुछ भी नहीं दिया है मैंने, आप देखोगे सिर्फ ये H1 पे अप्लाई है, क्योंकि दोनों H1 थे, ये दोनों H1 थे, तो इसने दोनों पे सेम ही अप्लाई कर दिए जो भी थे, ठीक है। तो अभी तो सिंटेक्स के बारे में बता रहा था, अब मैं बता रहा हूँ उसके बारे में कि हमें इंटरनल इनलाइन की जगह पे इंटरनल क्यों प्रेफर करने चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। तो अभी देखो आप, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे एक ही प्रॉपर्टी चाहिए कलर की। अब मैं यहाँ से ये चीज हटा देता हूँ, यहाँ से हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया, ठीक है। अब आप देखोगे कि हमारे पास आउटपुट सेम ही आ रहा है, ठीक है। जो मुझे इतना कोड लिखने पे आ रहा था वो यहाँ पर सिर्फ एक ही या दो लाइन में मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास प्रोग्रामिंग के वर्ड में जिसको कहते हैं डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, डोंट रिपीट योर सेल्फ। अभी क्या हो रहा था, यहाँ रिपीटेशन हो रही थी ना, कि स्टाइल फिर वही कलर दे रहे हैं, सेम टू सेम चीज दे रहे हैं। अगर 100 एलिमेंट होते यहाँ पर, मिसाल के तौर पे यहाँ मैं H1 के 100 एलिमेंट बना देता, तो क्या मैं सब पे स्टाइल लिखता? तो ये क्या रिपीटेशन बढ़ रही है, इससे क्या है हमारी कोड की रीडेबिलिटी खराब होती है। रीडेबिलिटी का मैंने क्या बताया था कि वो जो डेवलपर पढ़ेगा या आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा वो कोड बहुत ही अजीब सा लगेगा। तो अभी कोड मेरा कितना क्लीन हो गया है, अभी कोड मेरा देखो कितना क्लीन हो गया, सिर्फ जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट है, ठीक है, रिपीटेशन नहीं हो रही है, तो रिपीटेशन से हमें बचाता है। पर इस तरीके में भी एक मसला है, इस तरीके में भी एक मसला है, इंटरनल में भी एक मसला है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल को प्रेफर किया जाता है। वो मसला क्या है, अब मुझे एक और पेज बनाना है यहाँ पे, ठीक है, और इसको भी मैं चाह रहा हूँ, इसको भी मैं सेम स्टाइल दूँ। मैं यहाँ H1 बनाता हूँ और यहाँ पेज 2, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये सेम जो है ना, ये स्टाइल्स, ये जो कलर रेड मैं इसको भी दूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तो इंटरनल लिखूँ, इंटरनल में लिखना नहीं चाह रहा, यहाँ तो सॉरी इनलाइन में लिखना नहीं चाह रहा, तो मैं इंटरनल लिखूंगा, ठीक है। बताना पड़ेगा कि भी किसको देने, मैं कह रहा हूँ कि इस H1 को तो फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर दिए, ताकि H1 के वो जो भी इस कर्ली ब्रेसेस के बीच के अंदर लिखूं वो सिर्फ H1 पे अप्लाई हो। मैंने यहाँ लिखा कलर और उसको कर दिया रेड, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, इसका नाम क्या था, पेज डॉट HTML। मैं यहाँ पर सिर्फ चेंज करूंगा पेज डॉट HTML और एंटर किया, तो ये देखो कलर रेड हो गया। पर यहाँ पर भी देखो ना, यहाँ पर भी वही रिपीटेशन हो रही है, ये देखो जो यहाँ पर हो रहा था यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो उससे बेहतर ये नहीं कि मैं एक एक्सटर्नल फाइल बना लूँ स्टाइल डॉट CSS के नाम से, ठीक है, स्टाइल डॉट CSS के नाम से फाइल क्यों नहीं बन रही, स्टाइल डॉट CSS, फाइल तो बन चुकी है, क्या मसला है, अच्छा आ गई फाइल, आ गई, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ डायरेक्टली H1 लिखा। अब मुझे यहाँ पर वो स्टाइल टैग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मुझे ये स्टाइल टैग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फाइल ही HTML, ये फाइल ही CSS की है, ये फाइल ही CSS की है, तो आप ये ऐसे नहीं कर सकते। तो फाइल ही CSS की, तो आप डायरेक्टली लिख दो यहाँ पर H1, ठीक है। ये HTML की फाइल थी, मुझे CSS जोड़नी थी, तो मैंने क्या किया, इसको स्टाइल टैग के अंदर लिख दिया इंटरनल तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि H1 कलर इसको कर दिया रेड, ठीक है, वही रेड कलर। और मैंने क्या किया कि इंटरनल ये सारी चीजें हटा दी, इंटरनल ये सारी चीजें हटा दी। अभी आप देखोगे कि रेड कलर तो आया ही नहीं। यार ये रेड कलर क्यों नहीं आया, मैंने रेड कलर तो बता दिया इसको। अच्छा भाई रेड कलर क्यों नहीं आया, मैंने रेड कलर तो यहाँ बता दिया है कि यार यहाँ इस दोनों को रेड कलर मिलना चाहिए, पर ये मिला क्यों नहीं। लिंक करना था, जी जी बोले बोले बोले, लिंक करना है सर, फाइल को भी वो नहीं किया। लिंक, लिंक का टैग यूज करेंगे उस पेज के अंदर जिस पे भी हमें ये स्टाइल चाहिए, तो इस स्टाइल ये लाजमी लगाना रेल लिंक का टैग, ठीक है। लिंक का टैग क्या, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है, जल्दी बताएं, सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है।
उसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप में बंद हो जाता है। जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, जबरदस्त। यहाँ पर ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। अब यहाँ पर href क्या है, इसको कहते हैं हाइपर रेफरेंस, जो हम एंकर टैग में यूज कर रहे थे ना, याद होगा आपको। एंकर टैग के अंदर एच रेफरेंस लगाते थे, उसके अंदर लिंक देते थे या उस फाइल का पाथ देते थे। तो यहाँ पर भी हमें बताना पड़ता है कि भाई CSS की फाइल पड़ी कहाँ पर है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई style.css। अब ये कलर क्यों नहीं शो कर रहा था, कलर इसलिए नहीं शो कर रहा था, उसका अपने रीजन बता दूं कि भाई HTML फाइल को क्या पता कि ये CSS फाइल क्या है। HTML फाइल को, आपकी इस फाइल को क्या पता। तो उसको आप बता रहे हो कि भाई ये फाइल है, इसको अपने अंदर लिंक करो। अब मैंने लिंक किया तो आप देखोगे कि उस पर रेड कलर किया, पर इस पे रेड कलर नहीं आया क्योंकि उसकी फाइल को मैंने लिंक ही नहीं किया। page.html को भी लिंक करना पड़ेगा ना भाई, HTML उसकी फाइल को बताना पड़ेगा मुझे, style.css। अब देखोगे तो उस पे भी वो चीज आ चुकी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये कौन बताएगा ये कौन सा पाथ है। हमने दो तरीके के पाथ देखे थे, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। ये कौन से तरीके का पाथ है, ये HTML में हमने पढ़ा था। तो ये कौन से तरीके का पाथ सर है, ये एब्सोल्यूट पाथ है। ये ओ एब्सोल्यूट सर पाथ ये है। एब्सोल्यूट नहीं है, दूसरा वाला है सर ये सर। जी जी, बताएं बताएं, ये कौन सा पाथ है। रिलेटिव पाथ है सर ये। अच्छा, रिलेटिव और एब्सोल्यूट में फर्क बताएं, जल्दी बताएं पर। सर रिलेटिव अगर सेम फोल्डर में फाइल पड़ी होगी तो वो रिलेटिव पाथ देते हैं, और अगर किसी दूसरे फोल्डर में पड़ी होती है तो शुरू से लेकर आखिर तक सारे फोल्डर को बताना पड़ता है, एब्सोल्यूट पाथ उसे कहते हैं। क्या बात है, हनीफ के लिए तालियां हो जाए। जबरदस्त हनीफ, जबरदस्त। मैं सारे स्टूडेंट से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार आप लोग इसी तरह रिस्पॉन्स दें और इसी तरह अपने कॉन्सेप्ट को पक्का रखें। इंशाल्लाह ये सारी चीजें रिएक्ट वगैरह में यूज होती हैं, ये पाथ वगैरह आपकी जान नहीं छोड़ेगा। तो अभी से ही आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो ये पाथ वगैरह आपको फिर वहां पर याद आएगा, इसकी वैल्यू यार क्या सर ने ये पढ़ाया था। तो इसको अब माइंड में रखिए अच्छे से, क्योंकि मैं ये वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज होती है, वरना इसमें तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो सारी चीजें नहीं पढ़नी होती है। जिनका यूज केस ज्यादा होता है या जिनका यूज केस हम ज्यादा करने वाले हैं, तो वो चीज पढ़े तो बेहतर है ना, वरना तो पूरी जिंदगी आपकी निकल जाएगी, आप ये कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि एक्सटर्नल फाइल ने कितना काम आसान कर दिया कि एक लिंक का टैग लगाओ, हमारा काम हो गया। तो इससे एक और चीज भी अचीव हो रही है जो लास्ट क्लास में बताई थी। वो क्या चीज थी, कौन बताएगा। लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी मैंने, इससे एक और चीज भी अचीव हो रही है हमारे पास। एक तो गुड प्रैक्टिस का पार्ट है, वो भी गुड प्रैक्टिस का पार्ट है जी। इससे एक और चीज अचीव हो रही है, वो कौन बताएगा, वो क्या चीज है। एफिशिएंसी सर। नहीं, एफिशिएंसी भी है, ठीक है। और हाँ, तुक्का लगाए, कोई मसला नहीं है सर यार, गलत सलत जो भी बोले। हाँ हाँ हनीफ बोलो। सर मैंने कहा रिपीटेशन नहीं हो रही। रिपीटेशन नहीं हो रही, ये भी सही है, ठीक है। पर इससे भी एक और चीज है जो हर जगह यूज होती है, रिपीटेशन वाली भी चीज भी हर जगह जो है वो काउंट आप कर सकते हो। इससे हो रहा है सेपरेशन ऑफ कंसर्न। सेपरेशन ऑफ कंसर्न के बारे में क्या बताया था मैंने, सेपरेशन ऑफ कंसर्न के बारे में क्या बताया। व्हाट इज सेपरेशन ऑफ कंसर्न। सर सेपरेशन ऑफ कंसर्न मतलब हर जो फाइल होती है उसके लिए अलग फाइल बनानी पड़ती है। मतलब जैसे HTML के लिए हम अलग से फाइल बनाते हैं, और CSS के लिए अलग से, जावास्क्रिप्ट के लिए अलग से। जबरदस्त। जी मोहसिन, आप बोले, आप भी बोल रहे थे कुछ। नहीं सर, माइक ओपन। सेपरेशन ऑफ कंसर्न। अच्छा अजमल, आप बताओ सेपरेशन ऑफ कंसर्न क्या है। सर कुछ आइडिया नहीं। साद आप बताओ। सर इसमें इंडिविजुअल अलग अलग फाइल्स बनाई जाती हैं। बिल्कुल सही है, पर आपका कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा कच्चा है दोनों का। हनीफ और आपका ट्राई था, अच्छा था। इसमें यह है कि जो HTML का कंटेंट है वो HTML की फाइल में लिखा जाए, ऐसे बोला करो। जो CSS का कंटेंट है वो CSS की फाइल में लिखो, जो जावास्क्रिप्ट का कंटेंट है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल में लिखा करो। मैं जो है इस पूरे HTML में जो है इसी पेज के अंदर CSS भी लिख सकता हूँ, इसी पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखा। अगर मैं आपको दिखाऊं, जावास्क्रिप्ट हम लिखते हैं ऐसे, अगर आपको इसी पेज में लिखना हो तो ठीक है, हम ऐसे लिख रहे होते हैं डॉक्यूमेंट। तो इससे होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, इससे नुकसान क्या होता है वो बताता हूँ।
ये मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और यहीं पे CSS लिख दी, मिसाल के तौर पे ऊपर CSS मैंने स्टाइल के टैग के थ्रू लिख दी है। आपको यहीं से एक मसला पता चल रहा होगा कि यार ये क्या है, बिल्कुल एक स्पेगेटी कोड बन गया है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। एक तो कोड भी काफी बड़ा हो गया है और स्पेगेटी कोड बन गया है। अभी देखो ये कहाँ से आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो जावास्क्रिप्ट पे मैंने लिखा था यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो आप इससे आपको समझ में आ रहा हो कि यार मेरा कोड पूरा अभी उथल पुथल हो गया है, ये स्क्रिप्ट क्या है, मतलब ये वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है समझने में। तो अभी इसको हटा दूं मैं, और अगर इनको इनकी फाइल्स में रख दूं, जैसे कि CSS को CSS की फाइल में रखूं और जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में फाइल में रखूं, तो अभी देखो मेरा कोड भी छोटा हो गया और कोड में समझ में आ रहा है सिर्फ इसमें HTML की चीजें हैं, इसमें सिर्फ HTML की चीजें होगी, इसमें सिर्फ स्टाइलिंग रिलेटेड या CSS रिलेटेड ही चीज होगी और कोई चीज नहीं होगी, और जावास्क्रिप्ट की फाइल में जावास्क्रिप्ट रिलेटेड चीज होगी। वरना आप क्या कर सकते हो कि एक ही फाइल के अंदर सारा कंटेंट लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। पर बेस्ट प्रैक्टिस क्या कहती है कि भाई सेपरेशन ऑफ कंसर्न करो, जो चीज जिसको बिलोंग करती है वो चीज उसमें रखो, ठीक है। क्लियर है? अब तो नहीं बोलोगे ना सेपरेशन ऑफ कंसर्न, अब पूछूं तो नहीं बोलोगे। अजमल आप बताओ सेपरेशन ऑफ कंसर्न क्या है? अजमल सर मैं पूछने ही वाला था सर, कुछ क्लियर नहीं हुआ सर। ठीक है मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ पूछा करो ना इसे, अभी स्क्रिप्ट मैंने सर मैं लिखा है, पूछ ठीक रहा है। था अभी बस। जावा, अच्छा मतलब क्लियर हो गया ना आपको, क्लियर हो गया आपको? सर मैं पूछ रहा था, क्लियर नहीं है लेकिन मैं पूछ रहा था कि ये इस पे जावास्क्रिप्ट पे फोकस नहीं करो कि मैं जावास्क्रिप्ट में लिख के आ रहा हूँ। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ उसको समझो, जावास्क्रिप्ट पे फोकस नहीं करो, मैं जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिया है यहाँ पर कि एक ही पेज के अंदर लिख रहा हूँ सारी चीजें, यहाँ पर CSS भी लिख रहा हूँ, H1 उठाया। अब मसला इसमें ये है अजमल, अजमल इसमें मसला ये है कि स्पेगेटी कोड बन गया है। स्पेगेटी कोड का मतलब ये है कि मतलब बहुत ज्यादा कोड उथल पुथल हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ये HTML की फाइल के अंदर हम ये क्या लिख रहे हैं। तो मतलब एक डेवलपर के लिए थोड़ा सरदर्द बन जाता है यार ये चीजें मतलब पढ़ना। अगर आप उनको अपनी अपनी फाइल्स में रख दो तो आपको कंफर्म होगा कि यार इसके अंदर अगर लिखा होगा तो सिर्फ HTML की चीजें लिखी होगी और कोई भी चीज इसमें नहीं लिखी होगी, आपको पता चल जाएगा। अगर सेपरेशन ऑफ कंसर्न अच्छे से हुई होगी, मतलब CSS का काम CSS में लिखा होगा, जावास्क्रिप्ट का काम जावास्क्रिप्ट में लिखा होगा, और HTML का काम HTML। अभी देखो इसमें कहीं आपको CSS दिख रही है, ये क्या है, ये HTML का पार्ट है, ये लिंक टैग क्या है, ये HTML का पार्ट है, ठीक है। तो ये जी CSS सर का हो पार्ट गया, नहीं है, मेरे बस को हम इसको क्लियर हो बता। गया सर। चलो आप डिफाइन करो इसको, सर मतलब कि डिफाइन करो। सर मतलब इसका कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो हमें एक अलग फाइल में रखना चाहिए, उसके लिए अलग जावास्क्रिप्ट फाइल बनानी चाहिए, HTML का अलग होना चाहिए और CSS का अलग होना चाहिए। मतलब कि जिस चीज़ में मसला होना, ताकि डेवलपर को क्लियरली पता हो कि किस चीज़ में मसला है, CSS में मसला है या वेब में मसला, मतलब HTML में मसला है या जावास्क्रिप्ट के कोड में मसला है। ठीक है। मोहसिन आप क्या समझे इससे, सेपरेशन ऑफ कंसर्न आपको क्या बता रही है? सर सेपरेशन ऑफ कंसर्न यही बता रही है सर, जो रिलेटिव चीज़ें हैं वो एक ही फाइल में होनी चाहिए। मतलब जैसे HTML है ना, तो इसके मुतालिक जो चीज़ें हैं वो HTML की इसी फाइल में होनी चाहिए, और CSS की जो चीज़ें हैं वो CSS में फाइल में होनी चाहिए, और स्क्रिप्ट की जो है वो स्क्रिप्ट में चली जाए। इससे सर ये ठीक है, होगा कि एक जबरदस्त, तो ये कि कोड मैनेजमेंट भी जो है ना वो सर ठीक हो जाएगी इससे। बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त, इंशाल्लाह आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा कि कौन सा बेस्ट तरीका है, वो आपको समझ में भी आ गया कि इनसे इन तीनों में से बेस्ट तरीका कौन सा है। अब आते हैं कि भाई सेलेक्टर्स पे। सेलेक्टर आपने एक देख भी लिया है H1 का जो हमने देखा, ये जो H1 नाम से हम लिख रहे थे, ठीक है। तो सेलेक्टर की बहुत सारी कैटेगरीज है, बेहताशा सेलेक्टर्स हैं। अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं पागल हो जाओगे, 10 से 12 सिलेक्टर हैं या उससे भी ज्यादा होंगे, पर उनका सिंपल एक काम एक ही है, HTML को कान से पकड़ के लेके आना, उस पर कलरिंग करना, उस पर मेकअप करना, काम उनका एक ही है, पकड़ने के तरीके अलग हैं। समझ में आ रही बात? अजमल आपको क्लियर हो रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? सेलेक्टर्स इतने सारे यस क्यों सर। हैं कि भाई HTML के एलिमेंट को पकड़ने का एक कोई ना कोई तरीका इनके पास, अलग अलग तरीके दिए हैं। भाई आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, आप ऐसे भी, आप कराची आपको जाना है, आपके पास अगर मैं आपको हैदराबाद का बताऊं, अब मैं आपको जो है हैदराबाद का बताऊं, ठीक है। मैं हैदराबाद में रहता हूँ, ठीक है। यहाँ कोई बड़े शहर की मिसाल ले लें आप, जो है अ, चलो एक जनरल मिसाल ले लेते हैं, लाहौर की मिसाल ले लेते हैं या कराची की मिसाल ले लेते हैं। आपको कराची से हैदराबाद या लाहौर से कराची जाना है, ठीक है। लाहौर से आपको कराची जाना है, या तो बस के थ्रू जाओगे, बस के एक वे से जाओगे, या तो आप ट्रेन के वे से जाओगे,
जाना कहाँ है? कराची। मंजिल आपकी एक ही कराची है। समझ में आ रही बात? सेलेक्टर्स इतने सारे हैं पर काम एक ही है, एचटीएमएल के एलिमेंट को पकड़ना, ये काम है बस, और कोई काम नहीं है। एचटीएमएल को एलिमेंट को पकड़ने का एक तरीका है सेलेक्टर। अब इतने सारे सेलेक्टर उन्होंने हमें दे दिए, उनकी मेहरबानी के भाई इतने सारे यूज करो, पर हम जनरली कुछ ही यूज कर रहे होते, सारे यूज नहीं कर रहे थे। 12 कौन यूज करेगा? वो आपकी आसानी के लिए उन्होंने इतने सारे सेलेक्टर दे दिए, भाई ये तरीका भी है, ये तरीका भी है, ये तरीका भी है, अब आपकी मर्जी, किसी कोई भी चूज कर लो। तो इनको इन्होंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, सेलेक्टर्स को भी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक होते हैं बेसिक सेलेक्टर्स, एक होते हैं कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स, ठीक है। अब बेसिक सेलेक्टर में 3-4 तरीके के सेलेक्टर आते हैं, मतलब टोटल 12 या 15 होंगे। तो इनको भी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि बेसिक में इतने आ रहे हैं, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स की कैटेगरी में इतने आ रहे हैं, और जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स की कैटेगरी में इतने आ रहे हैं। उसके अलावा एक और कैटेगरी भी है, आई थिंक सो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेलेक्टर्स में जाते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ, आप डेफिनेशन पढ़ो। CSS selector select the HTML element you want to style. Select the HTML element, कि वो HTML के एलिमेंट को सेलेक्ट करने का एक तरीका है। CSS selector are used to find और select, मतलब HTML के एलिमेंट को ढूंढो और उस पे स्टाइल करो। अब we can divide CSS selector into 5 categories, में तो 4 बता रहे, यहाँ तो 5 है। तो हम यहाँ पर ये तीनों नहीं पढ़ेंगे, ये एडवांस है। सूडो क्लास सिलेक्टर हो गया, सूडो एलिमेंट, ये जब हमारे काम आएंगी तब इसको देखेंगे, इस पे जाने की जरूरत नहीं है। हमारा काम इन दोनों से भी हो जाएगा, और ये जनरली आप बहुत ही कम यूज करोगे। आप जो है सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट सेलेक्टर यूज कर रहे होंगे, पर वो किसी और काम के लिए होते हैं, जैसे कि हवर लगाना। ये जो आप आ रहे हो ना, ये ऊपर माउस में लेके जा रहा हूँ तो आप देख रहे हो इसका कलर धीमा हो रहा है, इसका कलर थोड़ा डार्क हो रहा है, देख रहे हो? इसको कहते हैं हवर, हवर इफेक्ट। तो हवर इफेक्ट लाने के लिए हमें सूडो क्लास, पता है ये सूडो एलिमेंट आता है, वो हम यूज करते हैं। मैं हमेशा इन दोनों में कंफ्यूज होता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको हम बाद में देखेंगे, एट्रीब्यूट सेलेक्टर को भी बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ, अभी क्योंकि आपका बिगिनर लेवल है, अगर मैं इतने सारे सेलेक्टर पढ़ा दूंगा तो आपके ऊपर से बाउंसर हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपका दिमाग खुश हो जाएगा। मैं अपनी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि जब मैं सीख रहा था, क्योंकि मैं जिससे सीख रहा था वो एक ही दिन में सारे सेलेक्टर पढ़ा रहा था, मुझे कख समझ में नहीं आया और इतना फास्ट जा रहा था। तो उतना सीखो जो आप एब्जॉर्ब कर सको। तो हम सिर्फ ये सिंपल सेलेक्टर्स और कॉम्बिनेटर, अब सिंपल में भी 4 तरीके के सेलेक्टर, 3 तरीके के सेलेक्टर आते हैं, और कॉम्बिनेटर में 4-5 तरीके के, मतलब 8 सेलेक्टर हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लो, समझ में आ गया CSS सेलेक्टर है क्या? अब आप लोग बताओ CSS सेलेक्टर क्या है, और इतनी सारी कैटेगरीज क्यों इन्होंने बनाई। हम आगे देखेंगे इसको प्रैक्टिकली भी। जी अजमल, आप बताओ। सर सेलेक्टर जो है नहीं, हम एलिमेंट्स को जो है ना वो डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकते हैं इससे। उसको पकड़ने का तरीका है, जैसे कि आपको अगर सर बाल पकड़ने का कटवाने हैं, तरीका मतलब सर क्लास के थ्रू कर सकते हैं, आईडी के थ्रू कर सकते हैं सर। हाँ, आपको बाल कटवाने नाई के पास जाते हो, तो नाई वाला क्या करता है, आपको बिठाता नहीं कुर्सी पे, तो समझ आपको यस सेलेक्ट कर सर, रहा है वो, आप पे फिर वो कर रहा है यस जो सर। आपके बाल काट रहा है। तो ऐसे भी समझ सकते हो। हनीफ, आपको समझ में आ गया? मोहसिन, साथ, जी सर आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए मैं ज्यादा इस पे फोकस कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सेलेक्टर ही समझ में नहीं आया तो CSS में क्या करोगे? सेलेक्टर से जो सारा काम चल रहा है CSS, ठीक है। तो अभी जो है पर्पज ऑफ सेलेक्टर आपको समझ में आ गई, हमने देख लिया कि भाई सेलेक्टर होते क्या है, वो देख लिया हमने, और सेलेक्टर का पर्पस क्या है वो भी देख लिया। अब टाइप ऑफ सेलेक्टर भी हमने देख लिया कि टाइप ऑफ सेलेक्टर क्या होते हैं। अब इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर बाद में देखेंगे सबसे ज्यादा यूज होने वाले, जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं सेलेक्टर्स कुछ, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सेलेक्टर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सेलेक्टर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर मैं एक और खोल लेता हूँ। हाँ, ये है बेसिक सेलेक्टर्स, ठीक है। इनको कहते हैं बेसिक सेलेक्टर्स, ठीक है, जिसमें आता है एलिमेंट सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। जैसे कि H1 आपने देखा था, डायरेक्टली H1 को पकड़ रहा था। अब इन सेलेक्टर्स के कुछ फायदे कुछ नुकसान है, मतलब नुकसान तो नहीं है इन सेंस कि मतलब किसको किस टाइम पे यूज करना चाहिए, उस पर हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसके बाद क्लास सेलेक्टर आता है, एलिमेंट सेलेक्टर जो हमने H1 देख लिया है, उसको और विस्तार से देखेंगे। क्लास सेलेक्टर वो भी हम देखेंगे। इसके बाद एक यूनिवर्सल सेलेक्टर आता है, वो भी देखेंगे। अभी ये देखो यहाँ लिखा हुआ रियरली यूज दिस वन, मतलब बहुत ही कम यूज करो इसको,
यूनिवर्सल को। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। आईडी सेलेक्टर ये क्या होता है वो भी देखते हैं। ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर वो एट्रीब्यूट जो बता रहा था मैं, तो इसको इग्नोर करो, ठीक है, इसको फिलहाल इग्नोर करो। अभी सिर्फ हम जो है बेसिक सेलेक्टर्स में मैंने क्या बताई थी, ये दो कैटेगरीज हम देखने वाले हैं, सिंपल सेलेक्टर, कॉम्बिनेटर। तो ये सिंपल सेलेक्टर की कैटेगरी हम देख रहे हैं। कहाँ गया ये सिंपल सेलेक्टर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्लास हो गया, यूनिवर्सल हो गया, आईडी हो गया, और एलिमेंट या टाइप सेलेक्टर। चलो अब इसको देखते हैं। मैं यहाँ से इसको बिल्कुल ही हटा देता हूं। मैं यूज करूंगा, किसका यूज करूंगा अभी आपको समझाने के लिए, मैं जो है ना इंटरनल यूज कर लूं, क्या ख्याल है, ताकि मुझे बार बार फाइल को शिफ्ट नहीं करना पड़े। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इंटरनल तरीका यूज कर रहा हूँ। इंटरनल तरीका क्या है कि स्टाइल का टैग लगा के हम यूज करते हैं। तो ये क्योंकि एक ही फाइल के अंदर है तो बार बार मुझे मूव ना करना पड़े, इसलिए मैं इसमें लिख रहा हूँ, वरना ये बेस्ट तरीका नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कैटेगरीज ऑफ सेलेक्टर, जिसमें हम देख रहे हैं सिंपल सेलेक्टर्स। अच्छा, अभी कमेंट्स का भी बता देता हूँ कि कमेंट्स कैसे लगाए जाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कमेंट की नीड है। सीएसएस में कमेंट को कैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो सीएसएस में कमेंट को लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हम लगाते हैं ऐसे स्लैश और स्टेरिक, स्लैश स्टेरिक। इसके बाद उसको बंद करने के लिए स्क्रीन शिफ्ट हुई है। स्क्रीन नहीं आ रही। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं अपने डेस्कटॉप पे VS कोड को देख रहा था। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। तो मैं पता नहीं कहाँ था। अच्छा ये ठीक है, क्योंकि डेस्कटॉप पे भी मैंने खोला हुआ है तो गलती से मैं डेस्कटॉप पे चला गया था। सो मैंने क्या किया, style.css में ना लिख के मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ लिखता हूँ। वो इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे बार बार स्विच ना करना पड़े इस फाइल से स्टाइल की फाइल पे स्टाइल। तो इसलिए मैं HTML की फाइल के अंदर लिख रहा हूँ ऐसे, वरना ये बेस्ट तरीका नहीं है, ठीक है। ऐसा मत समझना सर लिख रहे हैं तो बेस्ट तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका एक्सटर्नल ही है, पर आपको समझाने के लिए, आपको ईजी लगे, हमारे टाइम शिफ्टिंग में ना हो, इस वजह से मैं इसमें कर, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं, पहले कमेंट्स को देख लेते कि सीएसएस में कमेंट्स को कैसे लगाया जाता है। सिंगल लाइन कमेंट होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट क्या होते हैं? सिंगल लाइन का मतलब ये है कि एक ही लाइन के अंदर आपका कंटेंट सारा लिखा हो और आपको उसको कमेंट आउट करना हो। तो हम कैसे लिखते हैं सीएसएस में, स्लैश और स्टेरिक का साइन ऐसे करके, फिर उसको बंद भी करना पड़ता है हमें, वरना अगर आप कुछ आगे लिखोगे ना तो वो सारा देखो नीचे सारा वो उसने कमेंट आउट कर दिया, तो उसको बंद भी करना पड़ेगा। जैसे हम HTML के एलिमेंट को ओपन करते क्लोज करते, कमेंट को भी ओपन और क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। HTML में कैसे कर रहे होते थे हम, HTML में ओपन और क्लोज हम कैसे कर रहे होते थे कि एंगुलर ब्रैकेट और ये डैश। अब इसको क्लोज करने के लिए तो ऑटोमेटिक इसने मुझे क्लोज का भी दे दिया है। तो अगर मुझे इसको कमेंट आउट करना है तो ये क्लोज वाला मैं यहाँ लगा दूंगा, तो ये कमेंट आउट हो चुका है, ठीक है। अभी ये इसकी वजह से थोड़ा मसला कर रहा है, इस स्टाइल की वजह से। जब इसको हटा दूं तो आप देखोगे इसने कमेंट आउट कर दिया है इसको। ये देखो कमेंट आउट हो चुका है, ग्रीन आ गया, ग्रीन कलर आ गया, मतलब कमेंट आउट हो चुकी है। तो ये ओपनिंग, इसका ओपनिंग है, ये इसका क्लोजिंग। ये HTML में था, HTML में कमेंट लगाने का तरीका ये था, पर CSS में थोड़ा अलग है। CSS और जावास्क्रिप्ट में कमेंट लगाने का तरीका एक जैसा है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। CSS और जावास्क्रिप्ट में कमेंट लगाने का एक जैसा ये तरीका है, बस सिंगल लाइन कमेंट का तरीका अलग है। सिंगल लाइन जावास्क्रिप्ट में ऐसा लगता है और CSS में सिंगल लाइन ऐसे ही लगता है जैसे मल्टी लाइन में लगाते हैं। अब ये क्या है, सिंगल लाइन कमेंट, ये एक ही लाइन के अंदर आप जो है उसको लगा दो। तो ये क्या है, मुझे यहाँ पर स्टाइल का टैग लगाना पड़ेगा, तो CSS लिख रहे हैं ना, तो अभी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि ये क्या चीज लिखी है। तो हमें इसको CSS के जोन में लेके जाना पड़ेगा। CSS के जोन में लेके गया तो इसने इसको पहचान लिया, इसको बंद भी करना पड़ेगा स्टाइल के टैग को, हमें ये मसला करता रहेगा, ठीक है। तो बंद हो गया तो मसला करना, इसलिए क्लोजिंग टैग हमेशा लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये है सिंगल लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट का क्या मतलब है, आप बोलोगे मल्टी लाइन क्या चीज होती है? मल्टी लाइन ये है कि मेरा कंटेंट मल्टी लाइन में लिखा हो, एक से ज्यादा लाइन में, तो आप वही तरीका इस्तेमाल करोगे, ये स्लैश, यही तरीका इस्तेमाल होगा जो सिंगल में यूज हो रहा है। बस आप इसको नीचे जाके इसको बंद कर दोगे ऐसे। तो ये है मल्टी लाइन कमेंट, दिस इज कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो ये है मल्टी लाइन कमेंट करने का तरीका, और इसका शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ से कमेंट हटा दूं, ये शॉर्टकट से हटाया मैंने। कमेंट लगाने का तरीका क्या है शॉर्टकट, कि भाई उस लाइन पे जाओ और यहाँ से उसको सेलेक्ट करो, यहाँ तो सेलेक्ट नहीं भी करो तब भी चलेगा, कंट्रोल और स्लैश का साइन दबा दो,
ये देखो, ये शॉर्टकट कर रहा हूँ। इसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस स्लैश। प्लस मतलब वो उसके साथ आपको दबाना है, ये कोई प्लस ऑपरेटर नहीं है आपको लगाना है। आपको क्या करना है, कंट्रोल और स्लैश का साइन आप साथ दबाओगे तो उसका जो है वो कमेंट हो जाएगा। ये देखो, अब मल्टी लाइन को करना है तो मल्टी लाइन में आपको इसको ऐसे सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, सेलेक्ट करके फिर आप इसे लगा देंगे। ये देखो, ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट हमने देख लिया, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सेलेक्टर हम देख रहे थे, सिंपल सेलेक्टर्स, सिंपल सेलेक्टर्स, यहाँ बेसिक सेलेक्टर भी इनको कहा जाता है, मतलब दो नाम है इनके। अब इनकी ये कैटेगरी है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैटेगरी। ये है कैटेगरी, सेलेक्टर्स की कैटेगरी है। टोटल मैंने बताया ना 12-15 तरीके के सिलेक्टर्स हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एथनिसिटी में डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से सेलेक्टर्स हैं तो वो सारे लोग ही ना, पर इनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, उसी तरह ये सारे सिलेक्टर्स हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे कि सिंपल या बेसिक सेलेक्टर्स की कैटेगरी है, उसमें क्या आते हैं, उसमें आता है हमारे पास टाइप, टाइप या एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, टाइप, ये मैं लिख देता हूँ फर्स्ट। इसके बाद दूसरी कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी दूसरी सिलेक्टर। इस कैटेगरी में जो आता है सेकंड पे है क्लास सिलेक्टर। ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्लास, ये नोट करना, मोस्ट यूज्ड। मैं अभी बता देता हूँ आपको, मोस्ट यूज्ड सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा सिलेक्टर है, वो क्लास सिलेक्टर। उसके अलावा भी हम यूज करते हैं, पर सबसे ज्यादा जो मैं यूज करता हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट्स में, वो क्लास सिलेक्टर का बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। इसके बाद इस कैटेगरी में एक आता है आईडी सिलेक्टर। इस सिलेक्टर्स को कमेंट करने का तरीका क्या है, कंट्रोल स्लैश, तो ये कमेंट हो गया। और फोर्थ यूनिवर्सल सिलेक्टर, इसको कहा जाता है कि जितना कम हो सके उतना यूज करो, ज्यादा यूज नहीं करना, रियली रियली यूज करो, रियली यूज करो। ठीक है, ओके भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ रही बातें? यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछो जी दोस्तों, यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछो। यहाँ तक क्लियर हो रही है सारी बातें? अजमल, अजमल यस सर, हो रही है क्लियर। ठीक है, तो ये सिंपल कैटेगरी में 4 तरीके के सिलेक्टर आते हैं, क्योंकि ये सिंपल है बहुत। ये सिंपल क्यों है, जब आप कॉम्पिटिटर देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा ये सिंपल क्यों है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेक्टर से, इस वजह से इनको सिंपल सिलेक्टर कहा जाता है। वो थोड़े कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं, इस वजह से थोड़ा हमें वो मुश्किल लगते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इन कैटेगरीज में मैं सबसे पहले देखता हूँ टाइप सिलेक्टर। टाइप सिलेक्टर आप देख भी चुके हो, टाइप सिलेक्टर, तो टाइप सेलेक्टर आप देख भी चुके हो। टाइप सेलेक्टर आप कैसे देखा है आपने, जैसे मैं H1 को कर रहा था कि यहाँ डायरेक्टली मैंने H1 को लिख दिया और उसको कलर दे दिया रेड। अब इसका नुकसान क्या है पता है आपको? इसका नुकसान तो नहीं, मतलब अगर आप चाह रहे हो कि आपके पेज पे जितने भी H1 है, H1 आए, अब मैं काम करता हूँ, शॉर्टकट का यूज करता हूँ एमिट के थ्रू, एमिट। ठीक है, मैं जो है 10 सेलेक्टर बना लेता हूँ, उसमें कंटेंट लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये 10 सेलेक्टर उसने मुझे बना के दिया। एमिट पे भी इंशाल्लाह मैं आपको क्लास दूंगा। एमिट ये एमिट एक टूल है जो कि आपको कोड में, आपको कोड फास्ट लिखने में आपकी मदद करता है। तो इतने सारे H1 मैंने बना लिए। ठीक है, एक से लेकर मतलब कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आप देखो इसका नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि भाई ये सॉरी क्या, तो भाई क्या हो गया, ये देखो सबको उसने रेड कलर दे दिया, जितने भी H1 थे। मैं काम करता हूँ यहाँ पर एक H2 भी बना लेता हूँ, तो आपको सारे H1 बने हुए, तो डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा है। तो ये H2 हेडिंग 2, हेडिंग 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 2। अब आप देखो जितने भी H1 थे सारों को उसने वही रेड कलर दे दिया। अब आपके पास एक कंडीशन है कि यार आप चाह रहे हो कि यार इसको ब्लू कलर मिले, इसको ग्रीन कलर मिले, तो अगर टाइप सिलेक्टर या एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करोगे तो भाई होगा ये कि जितने भी H1 होंगे, क्योंकि आप क्या बता रहे हो इसको, जहां भी H1 दिखे भाई सबको जो है वो कलर दे दो। आप ये एक्सटर्नल फाइल में दोगे, एक्सटर्नल फाइल किसी पे लिंक करोगे, किसी भी जितने भी पेजेस में H1 होंगे ना, उस पे सब पे ये कलर कर देगा। इस वजह से इसको कहा जाता है कि इसको आप
आपकी कंडीशन के हिसाब से, मतलब ये इसका नुकसान नहीं है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। मैंने क्या बताया, इतने सारे सिलेक्टर क्यों दिए, आपकी यूज के लिए दिए, ठीक है, क्या आप अपने हिसाब से इनको यूज करो। अब एच में जो टाइप सिलेक्टर है, जो वो क्या करता है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो आपने वहां लिखा होगा, वो क्या करेगा, उस पे सब पे वो प्रॉपर्टीज दे देगा जो आप इसके अंदर लिख रहे हो। अगर मैं यहाँ दे दूं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड, अब देखो ये मेरे पास रेड क्यों आ रहा है, ये रेड क्यों कर रहा है मेरे पास, जल्दी बताओ, ये रेड क्यों आ रहा है, ये रेड क्यों आ रहा है मेरे पास। सर वो ये देखो, ये सेमीकोलन नहीं लगाई ऊपर। सेमी कॉलन नहीं दिया, जबरदस्त। यहाँ पर सेमी कॉलन देने की जरूरत है मुझे, क्योंकि ये लास्ट प्रॉपर्टी है, इसलिए सेमी कॉलन दो या नहीं तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसके बाद कोई प्रॉपर्टी है तो आप सेमी कॉलन आपको देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या करता हूँ, टेक्स्ट लाइन कर देता हूँ। टेक्स्ट लाइन से क्या होगा कि वो सेंटर में आ जाएगा, सिंपल। अब ये लास्ट है तो मैं सेमी कॉलन नहीं लगाता हूँ। ये देखो, देखो सब पे, ये तो मेरी आंख पे चुभ रहा है, पर ये देखो सब पे सेम स्टाइल हो गया। और ये देखो, ये H2 था, तो H2 वैसा का वैसा है, क्योंकि H2 को हमने टच भी नहीं किया, उसको सेलेक्ट भी नहीं किया। तो इसने क्या किया कि जितने भी H1 थे हमारे पेज पे, उन सारों को सेलेक्ट कर लिया इसमें, उन सारों को सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं एक्सटर्नल फाइल से भी करता ना, अगर मैं यहाँ पर भी लिखता H1, अगर ये सारे स्टाइल्स में अगर यहाँ लेके आ जाऊँ, यहाँ लेके आ जाऊँ, यहाँ लेके आ जाऊँ, अब देखना मजा, H1, और यहाँ मैंने बस इसको जाके लिंक कर दिया, यहाँ पर लिंक और स्टाइल और स्लेसेस। अब देखो दोनों पेजेस पे जितने भी H1 होंगे ना, ये देखो ये भी H1 था, इसने भी उसको सेम स्टाइल दे दिए। तो ये नुकसान होता है, नुकसान तो नहीं है यार, मैं बार बार नुकसान बोल रहा हूँ, नुकसान तो नहीं कह सकते इसको, आप पे डिपेंड करता है। ये हम यूज करते हैं कभी कभार, पर जरूरत आने पड़े यार, जहां हमें जरूरत पड़ती है वहां यूज करते हैं, पर ज्यादातर हम क्लास का यूज करते हैं। अब क्लास का क्यों यूज करते हैं वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मैं दोबारा इसको यहाँ पर लेके आया था, क्योंकि मुझे ईजी पड़ रहा है, बार बार उस पर मूव ना करना पड़े, ठीक है। अब आते हैं, अब मेरे पास एक सिचुएशन है यार कि ये जो है ना, मुझे इस, अब मैं थोड़े H1 कम कर देता हूँ यार, ये बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक काम करता हूँ, ये हाई बाय सारे हटा के ये सिर्फ नंबर वाले रखता हूँ, ये थोड़े इजी लग रहे हैं। आपको फिर क्लियरली पता चल जाएगा यार किस एलिमेंट पे काम हो रहा है। और यहाँ कुछ H2 H3 भी बना देता हूँ, H2 इसको 10 दे देता हूँ। अब सीरीज तो खराब हो चुकी, तो खेल चलो, सीरीज मतलब ये 1 2 फिर 10 आ रहा है, ये सीरीज की बात करो। H2 और यहाँ 11 लिख दिया मिसाल के तौर पे, मतलब थोड़ा डिफरेंशिएट करना है मुझे, ठीक है। यहाँ मैं एक H4 बना देता हूँ नीचे। मैं ये रैंडम नहीं बना रहा हूँ, इसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी मकसद नहीं है, ठीक है, तो इससे आप बेफिक्र हो जाए। ये मैं 10 क्यों बनाया, आप सोचोगे इसका कोई मकसद है, मकसद कोई नहीं, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है, H1 है, H2 है, H3 है। कुछ H1 कम कर दे ताकि यार थोड़ी रीडेबिलिटी हमारी अच्छी रहे। H1 को कम कर दो भाई, इतने H1 का क्या करूँगा। अब मैं आपको लोगों को समझा रहा हूँ क्लास सेलेक्टर, ठीक है, इसको भी नीचे लेके आया तो सीक्वेंस जैसे भी फॉलो हो रही है तो सीक्वेंस भी फॉलो कर लेते हैं। इसको बोल देता हूँ 6, इसको बोल देता हूँ 7, ठीक है। अब मैं यूज करूंगा, ये तो हो गया टाइप सिलेक्टर, ठीक है, इससे तो मेरा काम है। आप सिचुएशन समझो, अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन के हिसाब से आप चूज करते हो सारी चीजें ना। तो अभी सिचुएशन मेरे पास भाई ये है, ये क्या है, ठीक है। सिचुएशन ये है कि 1 को मुझे 1 3 और 5 और 6 को मुझे ब्लू कलर देना है, 2 और 7 को मुझे रेड कलर देना है। वो कैसे दूंगा, ये सिचुएशन है मेरे पास। ये तरीका तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये टाइप सिलेक्टर वाला। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा क्लास सिलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, सॉरी क्लास सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, कमेंट आउट कर दिया इसको। अब क्लास सेलेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि क्लास और आईडी है क्या। हमने HTML की, ये HTML में हमने पढ़ा था, क्लास एट्रीब्यूट आईडी एट्रीब्यूट हमने HTML में पढ़े थे। मैंने क्या बोला था कि हमारे CSS में हमें काम आएंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ क्लास और आईडी क्या है और उनके बीच में डिफरेंस क्या है जी। सर दोनों ही सिलेक्टर है, लेकिन आईडी जो है ना सर वो यूनिक होती है। क्लास और क्लास, अ, सर क्लास में मतलब हम जैसे कि H1 आपने बनाया हुआ है ना सर, मल्टीपल जो क्लास मल्टीपल टैग्स होते हैं ना सर, उसको कर सकते हैं, उसको स्टाइल कर सकते हैं।
तो सिर्फ H1 को ही दे सकते हैं या हम डिफरेंट को भी दे सकते हैं? सेम क्लास हम H1 को भी सिर्फ H1 एलिमेंट को देंगे या जितने H1 होंगे उनको देंगे, या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को भी दे सकते हैं? H2 हो गया, H4 हो गया, उनको भी दे सकते हैं? नो सर, मतलब कि ये H1 है ना, सिर्फ H1 को मतलब उस पर H1 का क्लास बना के ना उस पर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, आप गलत जी हनीफ, ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर गलत है क्लास का। हनीफ आप बताओ। सर जी कितने भी हनीफ, टैग हो, कोई से भी टैग हो, उसमें अगर सेम क्लास देंगे तो उसमें वही स्टाइल ऐड होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज तो लेक नहीं कर रही ना आज? नहीं सर, आपकी नहीं कर रही। हनीफ आपकी आवाज लेक कर रही, समझ में नहीं आया। चलो मोहसिन आप बता दो, टाइम सर कम है। जी, जी सर, सर सबसे पहले तो आईडी और जो क्लास है सर, पहली बात ये कि सिलेक्टर है, दूसरी बात ये है कि सर आईडी को सिर्फ एक ही दफ़ा, एक ही एलिमेंट की एक ही आईडी होगी। अगर हम उसी आईडी से दूसरा कोई एलिमेंट बनाएंगे तो एरर देगा। और क्लास जो है वो सर मल्टीपल हो सकते हैं, ज़ाहिर है वो ग्रुप है सर एक। और अगर सीएसएस की तरफ से देखेंगे तो सर आईडी जो है वो एक ही दफ़ा यूज़ है, तो ज़ाहिर है एक ही एलिमेंट के ऊपर स्टाइल होगा। जबकि हमें मल्टीपल एलिमेंट के ऊपर करना है तो फिर सर वो क्लास के थ्रू हम कर सकते हैं। अच्छा, क्लास में अगर मैं दो H1 है मेरे पास और एक H4 है, तीनों को मैं एक ही क्लास दे सकता हूँ या सिर्फ जी H1 को सर, ही मैं वो सेम क्लास दे सकता हूँ? नहीं नहीं सर, तीनों को एक ही क्लास दे सकते हैं, क्योंकि बताया ना सर क्लास में तो ग्रुप आएगा। ग्रुप आएगा। अजमल आपको समझ में आ रही बात है? आप यहाँ पर गलत थे। मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा था कि सिर्फ H1 के ग्रुप को आप कह रहे थे कि सिर्फ H1 के ग्रुप को दे सकता है, तो ऐसा नहीं है। H1 के ग्रुप को देना है तो मैं टाइप सिलेक्टर यूज करूँ। क्लास सिलेक्टर में इसलिए यूज कर रहा हूँ कि डिफरेंट एलिमेंट को मैं वो स्टाइल दे सकूँ, तो उनका एक ग्रुप बना रहा हूँ। ठीक है, क्लास समझो कि एक ग्रुप है। जैसे कि हमारी स्कूल में क्लासेस होती है ना, तो प्री मेडिकल का एक ग्रुप होता है, एक इंजीनियरिंग का ग्रुप होता है, एक स्पोर्ट्स का ग्रुप होता है। तो अगर मुझे प्री इंजीनियरिंग वालों को बुलाना है, मिसाल के तौर पे इतने सारे जो बच्चे बैठे हुए, ठीक है, इतने सारे बच्चे बैठे हुए, चलो ये थोड़ी मुश्किल मिसाल हो जाएगी, तो इजी इजी लेते हैं। एक क्लास में अली नाम के 4 बंदे हैं, तो अगर मुझे इन चारों को बुलाना है तो मैं क्या करूंगा? और चारों डिफरेंट डिफरेंट घर से, एक ही घर से तो है नहीं, तो ये समझो चारों डिफरेंट एलिमेंट्स है। अगर मुझे इन चारों को बुलाने तो मैं क्या करूंगा? चारों को सिलेक्ट करना है। मैंने क्या बोला है, ये सिलेक्टर क्या करते हैं? एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने का मतलब, चाहे वो एक एलिमेंट हो चाहे वो मल्टीपल एलिमेंट हो, आप मल्टीपल एलिमेंट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो एक ही चीज से। कि उन चारों अली को अगर मुझे सेलेक्ट करना है, उसको बुलाना है, तो मैं सिर्फ अली बोलूंगा। अली, इस क्लास में जितने भी अली हैं वो आ जाए, वो चारों खड़े हो जाएंगे। पर वो चारों एक ही घर से बिलोंग नहीं करते, चारों डिफरेंट डिफरेंट घर से, डिफरेंट डिफरेंट एथनिसिटी है। वो कोई सुन्नी होगा, कोई शिया होगा, ठीक है। तो ऐसा सीन है, तो उसके लिए हम क्लास यूज करते हैं। अब आईडी क्या है? आईडी यूनिक होती है। आईडी लाइक आप रोल नंबर। अब चार चार अली तो बैठे हुए हैं, अब उनमें से कौन से अली को मुझे बुलाना है वो मैं कैसे बताऊंगा? अगर मैं अली बोलूंगा चारों खड़े हो जाएंगे, तो मैं तो परेशान हूँ। अब मैं क्या करूँ? अब मैं उनकी रोल नंबर से बुलाऊंगा कि अली जिसका रोल नंबर 10 है, तो वो 10 रोल नंबर वाला खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 10 को पता है 10 रोल नंबर से मेरा ही है इस क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर मतलब इस पेज के अंदर आईडी उसी की होगी, ठीक है। आप ऐसा समझे, क्योंकि मल्टीपल पेजेस में आप सेम आईडी दे सकते हो, क्योंकि वो अलग अलग है। अगर इस पेज H1 है, उसको उसके से तो कोई ताल्लुक है ही नहीं, ठीक है। तो उस क्लास में अगर 4 अली है, अगर आपको उनमें से किसी पर्टिकुलर एक बंदे को उठाना है, उसमें से किसी एक अली को उठाना है, तो आप उसका रोल नंबर यूज करोगे। भाई जिसका रोल नंबर 10 है वो अली उठे, तो वो सिर्फ वो ये उठेगा। तो आईटी क्लास में ये फर्क है। आप समझ में आया आपको अजमल? अजमल, सर अभी थोड़ा कंफ्यूजन है सर। कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन है, थोड़ा बताओ मुझे। सर इसी ग्रुप में आपने जो बोला कि 4 बंदों को उठाना है सर, इसमें चार सर बंदों आप को एक दफा करा देना तो। मैं बताता हूँ। क्लास आप स्कूल में गए होंगे, ठीक है। आपकी क्लास में अली नाम के कितने बंदे होंगे, या कोई भी जिसके मिलते जुलते नाम हो? जैसे मेरी क्लास में 4 अली नाम के बंदे थे, ठीक है। तो जब मैडम बोलती थी ना अली, सिर्फ अली खड़े हो जाए, तो चारों अली खड़े हो जाते थे। तो मैम अगर उनको मतलब इंडिविजुअली बोलना पड़ता तो मैम यूज करती थी आईडी का, उनका रोल नंबर का यूज करती थी। तो क्लास क्या करती है? ग्रुप होती है पूरी। वो अब आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। अब मैंने क्या किया, अब क्लास क्या है? खुद में एक एट्रीब्यूट है, तो क्लास, और मैं लिख देता हूँ अली, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये, इसको भी अली दे देता हूँ। अब आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इसको भी देते हैं अली। पर आईडी को आप ऐसे नहीं कर सकते, आईडी डिफरेंट होती है, आईडी जो है वो यूनिक होती है।
अली, मैं आईडी भी दे देता हूँ उनको, ठीक है, आईडी भी अभी दे ही देता हूँ। अली, इसको भी अली दे दिया, अभी 4 अली हो गए, और इनको मैं आईडी दे देता हूँ, ठीक है। आईडी कुछ भी दे सकते हो आप, मैं यहाँ दे रहा हूँ 1, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो आप, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ अपने आसानी के लिए लिख रहा हूँ कि इसकी आईडी 3 है। अब ये 3 है तो लाजमी नहीं है कि ये 3 है, मैं इसको 2 भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये इससे कंफ्यूज नहीं हो जाए कि यहाँ पर 3 लिखा तो सर इसलिए 3 लिख रहे हैं। मैं बस ये थोड़े सिंक करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ 2 भी लिख सकता हूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस अली को आईडी देती मैंने 5, कर दो 6, ठीक है। अब मैं इस क्लास के सिलेक्टर से क्लास का सेलेक्टर भी यूज कर रहा हूँ, मैं आईडी सेलेक्टर यूज नहीं कर रहा हूँ। अब इसी क्लास सेलेक्टर, तो आईडी पे भी फोकस नहीं करो, ठीक है, आईडी पे हम बाद में जाएंगे। अब मुझे करना क्या है कि सिर्फ अली को जो है, वो जिसकी क्लास अली है, चाहे वो H1 हो, चाहे वो H2 हो, चाहे वो H1 हो, चाहे वो H2 हो, सिर्फ उनको मुझे स्टाइल देने और किसी को नहीं देने। तो देख यहाँ पर मैं, अब कॉल कैसे करते हैं, जैसे कि टाइप सिलेक्टर में हम डायरेक्ट H1 लिख रहे थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे, डॉट, फिर उस क्लास का नाम लिखेंगे, ये सिंटेक्स है। डॉट, उस क्लास का नाम क्या था, अली था, ठीक है। जो आपने यहाँ लिखा हुआ है ना, वही आप यहाँ लिखोगे, डॉट लगा के। डॉट क्या स्पेसिफाई करता है कि ये क्लास है। डॉट, अगर डॉट नहीं लगाओगे तो वो ये समझेगा ये कोई एलिमेंट है, जैसे कि H1 है, डायरेक्ट हम H1 लिख रहे थे, तो एस अली नाम का तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ डॉट लगाते हैं। डॉट लगा दिया तो ये समझ जाएगा ये क्लास की बात कर रहा है। अगर यहाँ हैश लगाते हैं तो ये समझेगा कि ये जो है उसकी बात कर रहा है, आईडी की। तो अभी क्लास को यूज करना है तो मैं डॉट लगाऊंगा और उस क्लास का नाम लिखूंगा, डॉट लगा के उस क्लास का नाम, फिर कर्ली ब्रेसेस तो आपको पता है, उससे रिलेटेड जो स्टाइल देने वो यहाँ लिखूंगा। अब मैं यहाँ लिख दूंगा कलर, कलर दे देता हूँ उसको रेड, इसका बैकग्राउंड में कर देता हूँ वही ब्लू, सेम स्टाइल दे रहा हूँ, ठीक है, ब्लू। यहाँ थोड़ा चेंज कर दें इसको, इसको थोड़ा येलो कर देता हूँ, थोड़ा चेंज कर देना तो बेहतर लगेगा। चलो, और टेक्स्ट लाइन मैंने कर दिया। ये सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, ये बहुत ज्यादा यूज होती है। अब ये देखो, देखो 2, 4, 7 को छोड़ के सिर्फ 1, 3, 5 और 6 को ही वो स्टाइल्स मिले। मैंने आपको बोला था ना, मिस जब बुलाएगी कि भाई अली खड़े हो जाएं, तो चारों अली खड़े हो गए। वो देखो उनको कलर मिला ही नहीं, उनको उनको स्टाइलिंग मिली नहीं है। सिर्फ किनको मिली, जिनकी क्लास अली थी। तो किनकी क्लास अली थी, वही देखो किनकी क्लास अली थी, 1, 3, 5 और 6। तो आप आउटपुट में भी वही देख रहे हो कि 1, 3, 5 और 6। आप समझ में आया अली आपको, अजमल आपको, यस अब सर, क्लियर बिल्कुल हुआ। क्लियर है सर। यस सर, बिल्कुल तो क्लियर। क्लास हम इसलिए यूज करते हैं कि भाई डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को अगर हमें स्टाइल देना हो, इसलिए सबसे ज्यादा यही यूज होता है। क्लास सिलेक्टर आप सबसे ज्यादा यूज करते हो वो इसी वजह से कि आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को इजीली ट्रैक करते हो, इजीली उसको अप्लाई करते हो। वरना और भी तरीके हैं, जैसे कॉम्बिनेटर सिलेक्टर हो गया, उनके अपने अपने पर्पसेस है, पर क्लास सिलेक्टर स्पेसिफिकली इस चीज के लिए यूज होता है कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स को आपको स्टाइल दें तो आप कैसे दोगे, ठीक है। तो क्लास सिलेक्टर आप सबसे ज्यादा यूज करते हो। मैं अपना बताऊं, मैं सबसे ज्यादा क्लास सिलेक्टर यूज करता हूँ, ठीक है। और टेलविन सीएसएस चलती है पूरी क्लास सिलेक्टर पे। अगर मैं आपको टेलविन सीएसएस दिखाऊं, और टेलविन बाय द वे इनलाइन सीएसएस का यूज करती है मैं आपको बता देता हूँ। टेलविन मैंने स्पेलिंग गलत दी है, टेलविन, टेलविन ये कोई और खुल गया, ये नहीं है टेलविन, ये कोई और वेबसाइट खुल गई, ठीक है। टेलविन सीएसएस इनलाइन तरीके का यूज करती है। देखो ये कंपोनेंट या एलिमेंट का नाम है, ये देखो एलिमेंट का नाम है, और यहाँ देखो क्लास यूज की भी है, फिर उसके अंदर वो स्टाइल दे रहे हैं। अभी ये यूटिलिटी क्लासेस कहलाती है, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम टेलविन पे आएंगे। अभी आप ये चीज देखो कि टेलविन भी क्लास का यूज करती है, टेलविन भी क्लास का यूज करती है, इसलिए क्लास सिलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इनलाइन तरीके से यूज हो रहा होता है सारा चीजें। तो अभी इस पे फोकस नहीं करते हम, ठीक है, इसको दिमाग से निकाल दो, मतलब ये मैंने पढ़ाया ही नहीं है, अब खामा का कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो ये सोचो कि आप मैंने पढ़ाया ही नहीं है, मैं बस आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्लास सिलेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। अब इंशाल्लाह आप कभी नहीं बोलोगे। अजमल क्लियर यस है सर। ना आपको अभी, यस सर। कोई कंफ्यूजन। साथ हनीफ, क्लास सिलेक्टर क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टर है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली यही सिलेक्टर है, ठीक है। सर क्लियर। अब आईडी जो है ना, आईडी आईडी की जो बात कर रहे हैं, आईडी जो अब ज्यादा यूज करोगे वो जावास्क्रिप्ट को यूज करोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्लास का आप इतना ज्यादा यूज नहीं करते हो जावास्क्रिप्ट में, आईडी का आप ज्यादा यूज करते हो। आप सीएसएस में यूज कर सकते हो, पर आईडी क्या करती है, मिसाल के तौर पे
कि इतने सारे अली तो हैं, पर मुझे क्या करना है, सिर्फ ये वाली जो ना, इस 1 को मुझे अलग स्टाइल देने हैं। है तो अली, पर अब मैंने क्या बोला कि भाई मैं को एक क्लास के अंदर 4 अली हैं, अब उसमें से सिर्फ एक ही अली को उठाना है जिसका रोल नंबर 10 हो, तो वो कैसे उठाएगी? तो उसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जिसका रोल नंबर 1 हो ना, उसको मैं सिलेक्ट करूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाके सबसे पहले तो मुझे यार क्या हो गया, इसको बंद करना पड़ेगा, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यूज कर रहा हूँ आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर, और यहाँ पर आईडी सिलेक्टर की निशानी क्या है? हैशटैग। क्लास सिलेक्टर की निशानी क्या थी? डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये लिख भी देता हूँ मैं एक बार कमेंट्स में, इसके अंदर लिख देता हूँ कमेंट्स में। ठीक है, डॉट इज द आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ क्लास। ठीक है, डॉट से आप जो है क्लास को सिलेक्ट करते हो। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ये देखो, ये मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया। उसी तरीके से आईडी को मैं क्या बोलता हूँ, मल्टीपल लाइन कमेंट बनाते हैं इसको, हैश इज द आइडेंटिफिकेशन मार्क। ठीक है, तो ये हैश आ गया यहाँ पर। अब मुझे सिर्फ जिसका रोल नंबर 1 है उसको सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ID इक्वल टू 1। अच्छा 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 अच्छा, इसका एक रूल मैं बताना भूल गया था कि आप जो है ना, जो है इसको नंबर न्यूमेरिक नहीं कर सकते। हाँ, मतलब जो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो न्यूमेरिक नहीं कर सकते, तो मैं क्या करता हूँ, नंबर 1 दे देता हूँ उसको। तो आप नंबर नहीं रख सकते हो, ठीक है, ऐसे 1 नहीं लिख सकते हो, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो है पहला लेटर जो है वो नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये रूल है, ये रूल है, कन्वेंशन नहीं, ये रूल है। रूल और कन्वेंशन में क्या फर्क है? ये पुरानी बातें मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ आप लोगों को। रूल और कन्वेंशन में क्या फर्क है? रूल सर आपने फॉलो करना होता है, और कन्वेंशन ये है कि फॉलो करेंगे तो बेस्ट प्रैक्टिस है, नहीं करेंगे तो बेहतरीन वो तो चल बेहतरीन, रहा है। जबरदस्त यार, क्या बात है, आप लोग भी अब चैंपियन बनते जा रहे हो, क्या बात है। ठीक है, तो रूल क्या कहते हैं कि भाई आप यहाँ पर जो है नंबर नहीं लिख सकते हो, नंबर आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। यहाँ बीच में लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, पर पहला लेटर नंबर नहीं हो सकता। ये CSS के रूल्स है, नेमिंग रूल्स कहते हैं इनको, नाम रखने के। ठीक है, तो यहाँ से भी इसको भी चेंज कर देता हूँ यार। ये HTML में तो प्यारी लैंग्वेज है, कोई भी एरर नहीं देती है, पर वो CSS हमें नहीं बख्श रही है। 5 ID नंबर 5, इसको देते हैं ID नंबर 6। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इसका जो है ना, जो है कलर अभी देखोगे तो सबका ही ब्लैक है। ठीक है, क्योंकि वो मैंने ऊपर वाले स्टाइल जो है कमेंट कर दिए। अब सिर्फ इसको पकड़ना है मुझे, सिर्फ इसको देना है H1 में, सिर्फ जिसकी ID नंबर 1 हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा कलर, लिखूंगा ब्लू, बैकग्राउंड दे दूंगा इसको येलो, और टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा सेंटर। तो आप देखोगे सिर्फ ये जो है ना, जिसका नंबर 1 था, सिर्फ वही हुआ है। तो ID सिलेक्टर जो है ऐसे ही काम करता है, वो सिंगल होता है, बस एक ही एलिमेंट को आप दे सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ भाई? यहाँ तक क्लियर हुआ तो मुझे बताओ, आगे बढ़े। अजमल, जी यस सर, क्लियर है। चले, आज की क्लास तो काफी लंबी हो जाएगी। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर अगर पढ़ाऊंगा तो ये आपके ऊपर पर से चले जाएगा, 500 हो जाएगा, तो मैं कॉम्बिनेटर नहीं पढ़ा रहा हूँ आज। ठीक है, कॉम्बिनेटर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये जो ना थोड़े, ये थोड़े एडवांस सिलेक्टर है, मतलब इतने भी एडवांस नहीं है, पर अब अभी क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवरलोड हो चुका है इन्फॉर्मेशन का आपको, तो अभी सिर्फ सिंपल सिलेक्टर देखते हैं। लास्ट सिलेक्टर इसमें रह गया, वो कौन सा है, वो कौन सा सिलेक्टर है? लास्ट सिलेक्टर यूनिवर्सल कौन सा रह गया? यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब वो देखते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब इसकी जो निशानी है वो मैं बता देता हूँ, इसकी निशानी क्या है? स्टेरिक का साइन, सिर्फ स्टेरिक का साइन, और कुछ नहीं लिखना है आपको, सिर्फ स्टेरिक का साइन। ठीक है, इस आइडेंटिफिकेशन मार्क। ठीक है, सिंपल सिलेक्टर कहाँ गया?
ये 4 सेलेक्टर देखे थे ना हमने। अब इसमें रियली यूज करो, ये क्यों लिखा था मैंने वो आपको बताता हूँ। अब इसको यूज करने से होगा क्या, यहाँ पर एक डिव बना देता हूँ। डिव पे होगा तो वैसे भी कुछ भी नहीं, पैराग्राफ बना देता हूँ। इस पे मल्टीपल एलिमेंट मुझे चाहिए होगा, तो हमने कुछ लिख दिया, इस पे ले लिया, कुछ भी लिख दिया, एडर लिख दिया। आप देखो मल्टीपल एलिमेंट है, मल्टीपल ये लोग H1 नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं। फुटर देखो ये डिफरेंट, सारे डिफरेंट एलिमेंट है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर करेगा क्या, आप दिखाता हूँ, मैं पहले दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ, आपको देखने से समझ में आ जाएगा। कलर दे दिया इसको रेड, बैकग्राउंड दे दिया इसको भाई, क्या बैकग्राउंड दे देता हूँ, टेक्स्ट लाइन एंटर। तो भाई इसका मसला देखो, ये मसला है। इसने क्या किया, जितने भी एलिमेंट थे, जितने भी एलिमेंट है सबको सेम स्टाइल दे दिया। जितने भी एलिमेंट्स है ना, ये आपको जितने भी दिख रहे हैं आपके इस पेज में, जितने भी एलिमेंट्स हो गए ना, सबको सबको वो सेम स्टाइल दे देगा। अजमल समझ में आ रही है आपको बात? यस सर, क्लियर। अजमल ये क्या करता है, जितने भी एलिमेंट हो गए ना, चाहे वो फलाना हो चाहे वो टिंगाना हो, पूरी मतलब पूरी दुनिया, ये समझो पूरी दुनिया को एक जैसा कलर दे दिया इसने, पूरी दुनिया को एक जैसे स्टाइल दे दिया। अब यहाँ अली शली अली कुछ नहीं आ रहा है, पूरी क्लास जितने भी क्लासेस थी सबको मिला के उसने दे दिया, सबको एक जैसा कलर और एक ही जैसे स्टाइल। तो इसलिए कहा जाता है कि यूनिवर्सल का कम यूज करो। यूनिवर्सल का पता है कहाँ यूज करते हैं, जो ब्राउजर हमें बाय डिफॉल्ट देता है ना, जैसे कि यहाँ पर कुछ इसने मार्जिन दे दिया ऊपर से, कुछ वो पैडिंग, ये पैडिंग दे दी है इसने, ठीक है, कुछ मार्जिन दे देता है वो एलिमेंट्स के बीच में। तो वो खत्म करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। क्या करते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं ये हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। एक चीज होती है हमारे पास, ये देख रहे हो स्पेस आ रहा है, ये देख रहे हो स्पेस, इसको कहते हैं हम पैडिंग, ठीक है। और इनके बीच में जो स्पेस आ रहा है इसको कहते हैं मार्जिन, ठीक है। यह सिर्फ मार्जिन ही यार, अगर मैं यहाँ पर देखूं, हम जब बॉक्स मॉडल देखेंगे तब आपको इस चीज समझ में आएंगे, अभी आप कंफ्यूज नहीं होना, कि अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये क्या दे रहा है। यहाँ ये सिर्फ मार्जिन दे रहा है, ठीक है, ये मार्जिन दे रहा है, ठीक है, ये सिर्फ मार्जिन दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि यार मैं चाह रहा हूँ मार्जिन कहीं भी नहीं आए। मार्जिन क्या करता है कि ये स्पेस दे देता है। आप हमने टेबल में पढ़े थे ना, याद होगा आपको, टेबल में हमने क्या पढ़ा था, टेबल में एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, याद है आपको? कौन बताएगा? उसमें मैंने यहाँ इस चीज का जिक्र भी किया था जी। टेबल में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक एट्रीब्यूट पढ़ा था हमने, सेल स्पेसिंग तो नहीं था सर? सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या करता है, अनिक बताओ। सर वो जो फासला देता है सर, स्पेस स्पेस देता है बीच में। इनके बीच में स्पेस देता है। तो सर वैल्यूज के बीच में। अब मैं टेबल HTML वाला खोल लेता हूँ, टाइम टेबल, ठीक है, टाइम टेबल मैंने लिखा है यहाँ पर, तो उससे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर किया, और अब मिसाल के तौर पे ये एक टेबल है, ये टेबल है, ठीक है। अभी देख रहे हो ये एक सेल है, इसको क्या क्या कहते हैं, एक डब्बे को एक सेल बोलते हैं। ये पूरा जिसमें ये मंडे लिखा हुआ है, ये एक डब्बा है, ये एक सेल है, ये दूसरा डब्बा है। तो इन डब्बों के बीच में गैप को ये गैप, ये आप देख रहे हो, ये बॉर्डर होता है। अब मैं गैप आपको कैसे दिखाऊं, यहाँ पर गैप का कुछ ऑप्शन भी तो नहीं है यार, मैं बना के ही दिखा देता हूँ आपको। मैं एक टेबल बना लेता हूँ छोटा सा, इसको फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। आपको थोड़ा सेल्स जो है मार्जिन में समझा रहा हूँ। मार्जिन और सेल स्पेसिंग बात एक ही है। टेबल टैग उठाया और उस पर TR, इसके अंदर TD, बस ये 2 TD बनाऊंगा बस, या 4 बना लेता हूँ। अब ये शॉर्टकट यूज कर लेता हूँ, उससे अच्छा TD इंटू फॉलो लूंगा तो ये 4 TD ऑटोमेटिक हो जाएगा। 1 2 3 4। अभी अगर मैं देखूं तो, अगर मैं अभी देखूंगा तो ये मुझे ऐसे दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने बॉर्डर नहीं लगाया, ठीक है। तो बॉर्डर लगा देते हैं भाई, इसको बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर आ गया इस पे। अब क्या करता हूँ, सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग, और यहाँ कर देता हूँ मैं 5। अब आप देखो, देख रहे हो, मैं 16 इसको बढ़ा देता हूँ। सेल स्पेसिंग यार, पता नहीं क्या आ जाता है। अबे हट जा भाई, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, एक चीज आ गई यहाँ पर जो
पर के सारे वीडियो को ब्लॉक कर दिया इसमें। अरे भाई चला जा, चला गया। सेल स्पेसिंग में थोड़ी बढ़ा देता हूँ ताकि स्पेस थोड़ा बढ़े। अब सेल स्पेसिंग देखो, इसको कहते हैं, ये एक सेल है, इसके बीच में देखो कितना स्पेस आ रहा है, इसको कहते हैं सेल स्पेसिंग। और सीएसएस की टर्म में इसको बोलते हैं मार्जिन। सीएसएस की टर्म में इसको बोलते हैं स्क्रीन मार्जिन। को अगर मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊं, अगर मैं जी, स्क्रीन नहीं आ रही आप लोगों के सामने? ठीक है सर, आ गई है वो इधर से इंटरनेट। ठीक है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। अगर मैं ये सेल स्पेसिंग नहीं देता होता ना, अगर मैं सेल स्पेसिंग यहाँ से हटा दूं, तो आपको ये बिल्कुल चिपक के आगे दिखेंगे। ये देखो, चिपके हुए चारों सेल। सेल स्पेसिंग क्या कर रही है देखो, सेल स्पेसिंग इनके बीच में स्पेस ला रही है। और सीएसएस की टर्म में इसको मार्जिन कह रहे होते हैं, सीएसएस की टर्म में इसको कहते हैं मार्जिन। ये इसके बीच में मार्जिन आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अरे वो पेज क्यों बंद कर दिया मैंने? ठीक है, ये देखो पेज आ गया, ये पेज मुझे चाहिए था। अब इसको बंद करते हैं। ऐसे मैं आपको सेल स्पेसिंग और मार्जिन का समझा रहा था। तो अगर मैं इसको दोबारा कमेंट करूं, तो भाई लोग ये देखो, ये ऊपर से आपको दिख रहा है ना, ये इसको ये स्पेस आ रहा है। अगर मैं इसे बॉर्डर लगा दूं, सब पे अगर बॉर्डर लगा दूं तो आपको फिर दिखेगा इतना। पर बॉर्डर अगर स्टार एक पे लगा दूंगा तो सब पे बॉर्डर दे देगा, ये तो बॉर्डर नहीं लगा रहा हूं। बस आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मार्जिन कर देता हूँ इसको 0, मार्जिन कर दिया 0 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखो सारा स्पेस गायब हो गया, जितना भी स्पेस था इनके बीच में गायब हो गया। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर हम इसके लिए यूज कर रहे होते हैं। हम क्या कर रहे थे, मार्जिन पेडिंग इज इक्वल टू 0 पिक्सल, और एक प्रॉपर्टी और आती है बॉक्स साइजिंग। ये सारे चीजें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप टेंशन नहीं लो। ये सारी चीजें आप चीजों की तरह यूज करोगे, यूज करते हैं। ये देखो, अब क्या हुआ कि सारी जो स्टाइल आपको शुरू में बताया था, आपको याद होगा कि ब्राउजर अपनी तरफ से स्टाइल देता है सारे एलिमेंट्स को। वरना एलिमेंट्स क्या है, सारे डब्बे ही हैं, सारे रेक्टेंगुलर शेप के डब्बे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका यूज कर रहे थे, करते होते हैं। उसके अलावा हम नहीं यूज करते हैं इसका। इसके अलावा हम सिर्फ क्लास सिलेक्टर का यूज कर रहे होते हैं। तो सिलेक्टर्स यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट सिलेक्टर्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि कॉम्बिनेटर सिलेक्टर होंगे। क्योंकि आज अगर पढ़ा दिया तो आपके दिमाग से ये सारे आंसर हो जाएंगे। तो आज हम भी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमने क्या क्या चीजें देखा है आज, कलर कलर प्रॉपर्टीज और वैल्यूज, ये देख लेते हैं। यहाँ आज के लिए इनफ है, क्या कहते हो? ये नेक्स्ट क्लास के लिए रखें या मैं आगे कंटिन्यू करूँ इसको? हाँ भाई, आगे कंटिन्यू करूँ या यहीं तक ठीक है? सर आई थिंक इट्स एनफ। जी, मोहसिन, हनीफ, साद, ठीक है सर, क्यों कल यूनिवर्सिटी जाना है तो ठीक है। ठीक है भाई। वैसे भी ओवरलोड ना हो जाए, तो मैंने सोचा कि आज ही काम कंप्लीट कर लेंगे, पर एक एक चीज मुझे समझानी पड़ रही है, उस वजह से काफी टाइम लग जी सर ठीक है, आगे यूनिवर्सिटी में जावा का कोर्स आया हुआ है, वो पहले ही दिमाग को बस कर रहा है। रहा है। अच्छा ठीक है, फिर हमने आज पढ़ा है सिर्फ सिलेक्टर्स तक, ठीक है। सिंपल सिलेक्टर समझ में आ गए आप लोगों को। फिर ये कॉम्बिनेटर भी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेटर सिलेक्टर को हम देखेंगे, और बाकी की जो चीजें वो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं अटेंडेंस शेयर करूंगा, तो उसको फिल कीजिएगा, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग को भी ऑफ कर देता हूँ। कोई सवाल ठीक हो है तो सर। पूछ लो, कोई सवाल हो यहाँ तक तो पूछ लो।